Jai Hind everyone, I am Aditya and I welcome you all to this YouTube channel Study with AK। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अगर आप YouTube के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग चैप्टर 13 प्लेन्स तक के चैप्टर को कवर कर चुके हैं और करंट में हमारा चैप्टर 15 वेदरिंग एंड मास मूवमेंट चल रहा है। इसके अंदर वेदरिंग का जितना आपका पोर्शन था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज के क्लास के अंदर हम लोग मास मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग केवल मास मूवमेंट क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। बाकी जो बचा हुआ इसके अंदर टॉपिक होगा वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं आपका मास मूवमेंट जिसे मास वेस्टिंग भी कहा जाता है इसके बारे में, तो इसको समझने का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है या जो सबसे बेस्ट तरीका इसको समझने का वो है आपका लैंडस्लाइड के जरिए। लैंडस्लाइड के बारे में आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा या हो सकता है कुछ लोगों ने भैया इसे एक्सपीरियंस भी किया हो जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं। तो आखिर ये जो लैंडस्लाइड है, आपका जो मास मूवमेंट है या मास वेस्टिंग है, इसका मतलब क्या होता है आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मास वेस्टिंग में बी डिफाइंड as the movement of rock and soil down a slope under the influence of gravity। यानी कि जब कि हमारी रॉक और सॉयल जो हो वो ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी पार्टिकुलर स्लोप से नीचे की तरफ क्या हो मूव कर जाए, तो वो जो पूरा प्रक्रिया होता है या जो वो पूरा हमारा मूवमेंट होता है वो आपका मास मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग इस फिगर के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक माउंटेन था, ठीक है। अब यहाँ तो अभी देख रहे हैं टूटा हुआ है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ये टूटने से पहले क्या था, एक साथ जुड़ा हुआ था। जब जुड़ा हुआ था तो क्या हुआ, इस पे आपका डिफरेंट वेदरिंग एजेंट्स या कह सकते हैं बेसिकली इस पे वेदरिंग का प्रभाव पड़ा, जिसके बारे में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, किसी रॉक का ब्रेक डाउन होना। तो क्या हुआ, ये चट्टान जो थी फिर जब वेदरिंग का प्रभाव पड़ा तो ये टूट गई। अब टूटने के बाद ये किसी स्लोप पे बनी हुई, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जब स्लोप पे थी तो नीचे जैसे कुछ सपोर्ट रहा नहीं, जब नीचे सपोर्ट नहीं रहा और ऊपर से जब इस पे ग्रेविटी का प्रभाव पड़ा तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ पे ग्रेविटी का प्रभाव पड़ेगा तो वो क्या होगी, नीचे की तरफ खींची आएगी। अर्थ सरफेस में बात कर रहा हूँ, वो ऊपर की तरफ तो जाएगी नहीं भैया एटमॉस्फेयर पे आके, ठीक है। तो जब ये नीचे तरफ खींची हुई आई तो क्या हुआ, ये जो नीचे की तरफ खींची हुई आई टूटी और गिरी। ये जो पूरा आपका ये मूवमेंट हुआ ना, टूटने के बाद से लेके नीचे की तरफ इसका डिपॉजिट होने का, यहाँ तक के प्रोसेस आपका या मूवमेंट आपका मास मूवमेंट कहलाता है। अब ये मूवमेंट हमारा क्या हो सकता है, ग्रेजुअल भी हो सकता है यानी बहुत स्लो भी हो सकता है या बहुत सडन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्लोप का ग्रेडियंट कैसा है, यानी स्लोप का ढलान कैसा है। अगर बहुत ही खड़ी हुई स्लोप है तो वहाँ मूवमेंट आपका क्या होगा, वो बहुत ही तेज होगा। लेकिन वहीं आपका जो स्लोप है वो ज़्यादा परपेंडिकुलर ना हो के बेसिकली 45 डिग्री मान लीजिए है, तो क्या होगा, उसका जो मूवमेंट होगा थोड़ा सा क्या होगा, घटेगा। फिर आपकी रॉक वेस्टेज की वेट क्या है, यानी कि बेसिकली जो आपके वेदर्ड मटेरियल हैं उनको एक तरह से रॉक वेस्टेज समझ लीजिए, कह सकते हैं। तो उनका वेट क्या है, यानी कि कोई वेट उनका ज़्यादा भारी है या वेट उनका थोड़ा सा कम है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी। और जो भारी होगी वो थोड़ी सी तेज़ी से नीचे आएगी, जो हल्की होगी थोड़ी सी कम तेज़ी से नीचे आएगी, क्योंकि उस पर अलग अलग के और फोर्सेज काम करेंगी, ठीक है। और वाटर की सप्लाई वहाँ पे कितना है ये भी उसकी रफ्तार को अफेक्ट करती है। यानी अगर वहाँ पे वाटर की रफ्तार माफ करिएगा वाटर की अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे रफ्तार जो होगी तेज होगी, और अगर वहीं पे वाटर की अमाउंट कम है तो रफ्तार थोड़ी सी धीरे होगी। तो इन सब प्रोसेस पे क्या होती है, इनकी रफ्तार क्या होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखिए, मास मूवमेंट जो होता है वो आपका मेनली ड्रिवन होता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एंड थिंग्स लाइक जैसे आपकी विंड हो गई, रनिंग वाटर हो गई, ग्लेशियर्स हो गए, वेव्स हो गए, ये सब क्या करते हैं,
इनको ट्रिगर करने का या इनकी रफ्तार को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो आपकी लैंडस्लाइड है या मास मूवमेंट है वो किस वजह से होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, मान लिया ऑप्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स दे रखा है, वाटर दे रखा है और 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं यहाँ पे वाटर को टिक करके आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर यही इस न्यूज़ में सुनते आए हैं या देखते हैं कि जो लैंडस्लाइड होती है वो ज़्यादातर क्या होती है आपकी बारिश वाले मौसम में आती है। तो हम लोग इससे ये समझ लेते हैं कि लैंडस्लाइड जो है आपका पानी की वजह से ही आती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या है पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी विंड हो गई, रनिंग वाटर हो गई, ये इसकी रफ्तार को या इसको ट्रिगर करने का काम करती है, ना कि इसको मेनली ड्रिवर करने का काम करती है। जो मेनली इसको प्रभाव डालती है, मेनली ड्रिवन करने का जो काम करती है, वो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ठीक, तो आई थिंक यहाँ तक जितना भी मैंने आपको समझाया वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इससे आसानी से मैं आपको और नहीं समझा सकता। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े तो दो देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि मास मूवमेंट देखिए, चाहे आपका मास मूवमेंट हो गया या आप इरोजन हो गया, इनमें दोनों में क्या होता है, मटेरियल का शिफ्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं इरोजन का मतलब क्या होता है, किसी पार्टिकुलर रॉक का या किसी पार्टिकुलर मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना, मूव होना, और वही सेम आपका मास मूवमेंट में होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, मास मूवमेंट जो होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनमें मूवमेंट होता है, और वहीं जो आपकी इरोजन हो गई उसमें मूव कराने के लिए किसी पार्टिकुलर मटेरियल को आपको ट्रांसपोर्टिंग मीडियम की जरूरत पड़ती है, यानी वाटर की जरूरत पड़ती है, विंड की जरूरत पड़ती है। यानी इसको इस तरफ समझने का प्रयास करिए कि आप मान लीजिए घर पे आराम से भैया सोए हुए हैं, तब तक आपकी मम्मी ने आके आपको कहा कि बाजार से जाओ कुछ सामान लेके आओ। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि क्या करेंगे, पैदल जाएंगे, कहेंगे कि चलो इतनी दूर ही है पैदल चल जाते हैं। और कुछ लोग होंगे क्या कि भैया पैदल कौन जाएगा इतनी दूर, चलो गाड़ी से चलते हैं। कुछ लोग होंगे क्या गाड़ी से जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा ख़राब है, मान लीजिए गाड़ी से जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों देखिए मूवमेंट तो दोनों हो रहा, दोनों दुकान पे जा रहे हैं, दोनों दुकान सामान लेके आ रहे हैं, पर क्या है दोनों किस तरीके से जा रहे हैं वो इनमें डिफर कर रहा है। तो वैसे ही कुछ तरह का आपका इनमें मूवमेंट, मास मूवमेंट और इरोजन में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आई थिंक जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया इसके जरिए आपको यहाँ समझ में आ जाओगा। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो टर्म आपका लैंडस्लाइड है ना, इसको इट इज ऑप्टेन यूज्ड एज सिनोनियम्स फॉर मास मूवमेंट फिनोमिना, यानी कि इसको मास मूवमेंट के जो शब्द है इसकी जगह कई बार लैंडस्लाइड भी यूज किया जाता है। हालांकि मास मूवमेंट के अंदर लैंडस्लाइड आता है, एक तरह का टाइप है, लेकिन कई जगह क्या किया जाता है इसको एक तरीके से सेम माना जाता है, मतलब सिनोनिम्स वर्ड सेम यूज किया जाता है, पर इनमें डिफरेंस जरूर होता है। मास मूवमेंट कई तरह की होती हैं और उस एक तरीके में क्या होती है लैंडस्लाइड आती है। अब हम आगे बढ़े तो अब मान लीजिए ये हमारी कोई चट्टान थी, यहाँ से क्या थे ये सब पार्टिकल्स जो थे नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ यहाँ पे डिपॉजिट हो गए। तो डिपॉजिट जब ये यहाँ पे हुए तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे कई तरह की आपकी अलग अलग लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन करती हैं, जिनमें से एक मेन जो आपका या सबसे ज़्यादा जो लैंड फॉर्मेशन होता है वो है आपका क्या, स्क्री या टेलस होता है। ठीक है, अब ये स्क्री टेलस, ठीक, यानी कि यहाँ से मूवमेंट हुआ नीचे आई और ये लैंडफॉर्म को जो फॉर्मेशन की वो आपका टेलस होता है, जैसा कि आप इस पार्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, और जब यही जो आपका लैंडफॉर्म होता है ये किसी कोन तो आई थिंक आप लोगों में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, कोन की तरह इनका जो फॉर्मान कोन की तरह जब इनका फॉर्मेशन होता है तो वो बेसिकली क्या होती हैं आपकी टेलस कोन कहलाती हैं। ठीक, तो आई थिंक ये भी आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आपका क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट की। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मास मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मास मूवमेंट को कई लोगों ने अलग अलग आधार पे अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, जिसमें से जैसे कुछ लोगों ने इसे रेट ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के बेसिस पे, और भी अलग अलग तरीके हैं जिसके बेसिस पे कई लोगों ने इसे क्लासिफाई किया है। जैसे कि कुछ क्लासिफिकेशन आपका बुक के अंदर भी दे रखा था, जैसे आरजे क्लोरी ने इसको बेसिकली डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी मूवमेंट का डायरेक्शन कैसा है, मूवमेंट किस तरीके का हो रहा है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन सी, प्रेजेंस ऑफ कितनी, मतलब वाटर बेसिकली कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, इसके आधार पर उन्होंने इसको क्लासीफाई किया। वहीं पे एक और क्लासिफिकेशन दे रखा था क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड टाइप्स ऑफ मूवमेंट के आधार पर। ठीक है, यहीं पे आपका
रेट ऑफ मूवमेंट के आधार पर और वाटर कंटेंट ऑफ मास मूवमेंट के आधार पर क्लासीफाई किया गया। पर इतनी अलग अलग क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, जिसका आपके बुक में आप देखेंगे तो लास्ट में क्लासिफिकेशन के दे रखा था, वो था ये आपका क्या, ये वाला फिर, जिसमें बेसिकली जो आपका ये जनरल क्लासिफिकेशन माना जाता है। पहला क्या आता है आपका फॉल, सेकंड आता है आपका स्लाइड, थर्ड आता है आपका टॉपर्स, और फोर आता है फ्लोज, और फिफ्थ आता है क्या, लेटरल स्प्रेड। तो आपका जो लेटरल स्प्रेड है और टॉपल जो है, इसके बारे में गहराई में डिटेल में बुक के अंदर नहीं दे रखा है, तो इनके बारे में हम लोग हो सकता है अपने जो अगला लेक्चर है उसके अंदर कवर करेंगे। तो बुक के अंदर हम बेसिकली आज के क्लास में बेसिकली फॉल के बारे में पढ़ेंगे, स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम लोग फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्रीप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, फॉल। देखिए, भले ही आप लोग इन चीज़ों को मास मूवमेंट के अंदर पहली बार पढ़ रहे होंगे, लेकिन जो शब्द हैं जैसे आपकी फॉल हो गई, स्लाइड हो गई, इन सब के बारे में आप लोग पहले से ऑलरेडी जानते होंगे। फॉल मतलब क्या होता है, फॉल मतलब सिंपल क्या, किसी चीज़ का गिरना है, फॉल होना। स्लाइड मतलब क्या, किसी चीज़ का सरकना, स्लाइड होना। क्रीप मतलब बेसिकली होता है रेंगना। फ्लो मतलब क्या होता है, आपका बहना होता है, ठीक है। इन शब्दों से आप कुछ यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की मूवमेंट हो रही होगी, ठीक है। तो इनको मैं ज़्यादा आपको गहराई से समझाने का प्रयास नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपका फॉल का, तो फॉल इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टीप स्लोप्स ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं क्या, कि बेसिकली क्या, किसी स्टीप स्लोप से जब किसी चीज़ का, रॉक का क्या हो, सीधे नीचे की तरफ फ्री फॉल हो, एक तरह का फ्री फॉल हो, तो जरूरी नहीं कि एकदम फ्री फॉल ही हो सकता है हल्की सी इस तरह की स्लोप हो, यहाँ से जब उनका फॉल हो, तो आपकी सब इस फॉल के अंदर आती हैं। इट इन्वॉल्व व्हाट, अ वर्टिकल ड्रॉप विदाउट वाटर इन्वॉल्वमेंट, यानी इनके अंदर जो होता है बिना पानी के इन्वॉल्वमेंट के जो आपका मास मूवमेंट होता है, वो आपका फॉल कहलाता है। ये जो होता है, इट इज़ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मास वेस्टिंग, क्योंकि इसमें फ्री फॉल होता है, पूरी तरह से ग्रेविटी की वजह से आती है, क्योंकि और इस पे जो रेजिस्टेंस आपका सरफेस से लगता है वो आपका इस पे प्रभाव नहीं डालता, तो ये एक तरह से फास्टेस्ट टाइप ऑफ मास वेस्टिंग होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉल की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, तो ये बेसिकली तीन तरह की होती हैं, रॉक फॉल, डेब्रिस फॉल और अर्थ फॉल। रॉक फॉल में बेसिकली क्या होती हैं, एक पार्टिकुलर इसमें अंदर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रॉक फ्रेगमेंट और सुपरफिशियल ब्लॉक का जब होता है, यानी बेसिकली एक बड़े चट्टान का या किसी सुपरफिशियल ब्लॉक का जब मूवमेंट होता है किसी स्लोप से नीचे की तरफ, तो वो आपका रॉक फॉल कहलाता है। डेब्रिस फॉल यानी कि इट इज सिमिलर टू रॉक फॉल बट इन्वॉल्व, इसमें अलग अलग मिक्सचर्स ऑफ मटेरियल आ जाते हैं, जैसे कि सॉयल भी आ जाते हैं, रॉक फ्रेगमेंट भी आ जाते हैं, अदर डेब्रिस भी आ जाती हैं, ठीक है। द मटेरियल इन्वॉल्व इन डेब्रिस फॉल आर फाइनर देन द मटेरियल इन्वॉल्व इन रॉक फॉल, यानी कि सिंपल डिफरेंस इनके बीच में, इन तीनों के बीच में ये है कि रॉक फॉल में थोड़े मटेरियल्स जो होते हैं बड़े होते हैं, डेब्रिस फॉल में उससे थोड़े छोटे होते हैं, और अर्थ फॉल में तो उससे थोड़े से और छोटे होते हैं। लेकिन कॉमन चीज़ क्या है इस सब में, कि क्या होते हैं इसमें से बेसिकली सिंपल ये वर्टिकल ड्रॉप होता है, फ्री फॉल एक तरह का होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरा जो आपका आता है स्लाइड। स्लाइड यानी किसी चीज़ का, आपने बच्चे स्लाइड आपने पार्कों में देखे होगे, बच्चे जहाँ सरकते हैं, तो वही जो रॉक का किसी चीज़ से ऐसे ढलानो स्लाइड होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, तो वही आपका मास जो ये मूवमेंट होता है आपका स्लाइड कहलाता है। यानी कि स्लाइड इज द डाउनहिल मूवमेंट ऑफ रॉक और वेदर्ड डेब्रिस along discrete shear surface in mass wasting। आप ये shear surface में यानी बेसिकली एक सीधी लाइन में एक shear surface से होता है, ठीक है। स्लाइड इज प्रमोटेड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग नेचर ऑफ स्लोप, का नेचर कैसा है, मॉडरेट लुब्रिकेशन, इनके अंदर थोड़ा सा वाटर भी पाया जाता है। वहीं हमने फॉल में देखा था कि इनमें कोई भी वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन स्लाइड के अंदर क्या होता है, वाटर का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है। इस ट्रेमर्स हो गई आपकी, यानी अर्थक्वेक जो आती हैं, ग्रेविटी जो, ग्रेविटी का तो ऑफकोर्स सब पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इट इज, अब हम बात इसके आगे हम बात करें तो इट इज मोर फ्रिक्वेंट, ये कब कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या होती, मोर फ्रिक्वेंट होती है। जैसे कहीं पे आपका स्टीप हिल स्लोप होगा, कहीं पे फॉल्ट स्कार्प बना होगा, कहीं सी कोस्ट पे, डिग्रेडेड हिल्स पे या माउंटेन्स पे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ स्लाइड की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, डायरेक्शन एंड रेट ऑफ मूवमेंट की, ये बेसिकली चार तरह की होती हैं। पहला स्लंप, सेकंड रॉक स्लाइड, थर्ड डेब्रिस स्लाइड, और फोर्थ आता है हमारा क्या, अर्थ स्लाइड।
तो आइए हम इनको एक एक करने के जानने का प्रयास करते हैं। तो स्लॉप इन्वॉल्व्स इंटरमिटेंट स्लाइडिंग ऑफ रॉक, इंटरमिटेंट मतलब कुछ पीरियड्स पे, स्लाइडिंग ऑफ रॉक फ्रेगमेंट, रॉक ब्लॉक्स और सॉयल डाउन स्लोप अलोंग अ कर्व्ड प्लेन कॉज्ड बाय रोटेशनल मूवमेंट। यानी कि जब किसी रॉक का कर्व्ड सरफेस पे मूवमेंट हो और जो मूवमेंट जो है एक तरह से रोटेशनल मूवमेंट हो तो आपका स्लम्प कहलाता है। यानी कि मान लीजिए ये आपका था, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए ये हमारी कोई चट्टान थी, ठीक है, अब यहाँ से ये रॉक थी, अब ये रॉक क्या हुई, इतना इधर से इनका मूवमेंट हुआ, तो जब यहाँ पे थी तो ये सीधी थी, जब नीचे की तरफ आई तो क्या हुई, ये हल्का हल्का रोटेट होने लगी। तो ठीक है, जब इनका इस तरह से कुछ मूवमेंट होता है मास का, जैसा कि आप इस इमेज के अंदर यहाँ भी देख सकते हैं, क्या इनका नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, थोड़ी सी रोटेट हो रही हैं, ये आपका स्लम्प कहलाता है। Slumping is promoted by undercutting of the slope base by streams, sea waves and human activities such as quarrying। यानी कि जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ये लैंड था, फिर नीचे का क्या हुआ, इतना एरिया जो था तो बेसिकली ये सी वेव्स की वजह से क्या हुई, कट गई। सी वेव्स की वजह से कटी तो क्या उतना एरिया आपका हटा, जब एरिया हटा तो क्या हुई, नीचे तरफ इनका मूवमेंट हो गया। ठीक है, स्लम्प इज मोस्ट कॉमन इन थिक होमोजीनियस कोहेसिव मटेरियल्स लाइक क्ले। स्लम्प होता है वो बेसिकली कोहेसिव मटेरियल्स में, यानी ऐसी मटेरियल जो आपस में चिपकी हुई तरह की होती हैं, जैसे आपकी क्ले होती हैं, ठीक है, इनमें ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व्ड, स्लम्प आर सब डिवाइडेड इनटू रॉक स्लम्प, डेब्री स्लम्प एंड अर्थ स्लम्प। ठीक है, रॉक स्लाइड मतलब कि बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, इसको बुक के अंदर दे रखा है। इसके बाद हम दूसरी की बात करें तो रॉक स्लाइड यानी कि रॉक स्लाइड इन्वॉल्व रैपिड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल रॉक फ्रेगमेंट। यानी रॉक स्लाइड के अंदर बेसिकली रॉक्स आ गए, डेब्रिस के अंदर छोटी छोटी रॉक्स आ गई, रॉक स्लाइड के अंदर बड़ी रॉक्स आ गई। ठीक है, तो ये इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होता है। द मटेरियल इन्वॉल्व इन डेब्रिस स्लाइड इज मिक्सचर ऑफ सॉयल एंड रॉक फ्रेगमेंट। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे की बात करें तो तीसरा आता है क्या, फ्लो, यानी किसी चीज़ का बहना। जैसे आपका कोई फ्लूइड वाटर बहता है ना, किसी स्लोप से किसी पानी को बह के, तो वैसे ही जब इनका किसी पर्टिकुलर रॉक का या रॉक्स का मूवमेंट जब होता है इस तरह से, अब जाहिर सी बात है जब ये किसी तरह से बह रहे होंगे तो इनमें जो वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा वो स्लाइड और आपकी फॉल के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि फ्लो इज अ टाइप ऑफ मास मूवमेंट characterized by movement of rock fragment and soils along a sliding plane with enough water in a fluid like manner। यानी एक तरह से fluid like manner में जब इनका मूवमेंट होता है तो वो आपकी फ्लो के अंदर आती है वो मास मूवमेंट। ठीक है, अनलाइक स्लाइड विच इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ कोहेसिव मासेज, यानी कि ऐसे मासेज जो कि आपस में चिपक के रहती हैं along distinct surface, फ्लो मूवमेंट आर characterized by material बिहेविंग मोर लाइक अ फ्लूइड। यानी फ्लूइड की तरह जो मटेरियल बिहेव करती हैं कि आपस में एक तरफ चिपक के रहती हैं। ठीक है, ऑप्टेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर और अदर लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस। ठीक, फ्लोज ऑकर व्हेन प्रेसिपिटेशन या स्नो मेल्ट जो होता है इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन इनटू अंडरलाइंग सेडिमेंट और रॉक। जैसा कि हम जानते हैं कहीं जब बारिश होता है तो क्या करती, नीचे क्या होती है, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते जाती हैं, लेकिन कहीं ऐसे एरिया में जहाँ पे बारिश जो बहुत तेज़ी से हो जाए कि नीचे वो वाटर उतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब न कर पाए, वाटर उतनी तेज़ी से नीचे तरफ ना जा पाए, तो क्या होती है, उसकी वजह से फ्लो ऑकर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल, अब जरूरी नहीं कि ये बेसिकली डिजर्ट एरिया में मतलब हिली एरियाज में हो, ये डिजर्ट एरिया में भी हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जब डिजर्ट एरिया में थंडर स्टॉर्म्स आती हैं तो वहाँ पे जो रेन होती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है, दैट इट, ठीक है, इतनी तेज़ी से होती है कि वो सॉइल से उतनी तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, इसलिए फ्लो जो होता है आपका हिली एरियाज के अलावा आपका डिजर्ट एरिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें तो पहला आता है डेब्रिस फ्लो, सेकंड अर्थ फ्लो, मड फ्लो। इनके बारे में आप लोग बुक से एक बार देख लीजिएगा। बस मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस बता देता हूँ कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो इनके बीच में डिफरेंस इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ पार्टिकल एंड अमाउंट ऑफ वाटर। यानी बस इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि पार्टिकल का साइज क्या है और वाटर की अमाउंट उसमें कितनी है। यानी कि द साइज ऑफ वाटर पार्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम डेब्रिस फ्लो टू मड फ्लो। यानी डेब्रिस फ्लो से मड फ्लो में जो पार्टिकल का साइज होता है वो और डिक्रीज होता है। यानी डेब्रिस फ्लो में थोड़ी पार्टिकल बड़ी होंगी, अर्थ फ्लो में थोड़ी सी उससे छोटी होंगी, मड फ्लो में
और छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगी। वाटर कंटेंट, और वहीं वाटर कंटेंट की हम बात करें तो डेब्रिस फ्लो में वाटर जो का ये क्या होता है, ये डेब्रिस फ्लो से लेके अर्थ फ्लो से मड फ्लो में ये क्या होती है, बढ़ते क्रम में जाती है। यानी डेब्रिस फ्लो में वाटर की मात्रा कम होगी, फिर अर्थ फ्लो में थोड़ी सी उससे बड़ी होगी, फिर मड फ्लो में थोड़ी सी और उससे ज़्यादा होगी। दिक्कत होती है, इनके बीच में पार्टिकुलर डिफरेंस होता है। इतनी गहराई से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते नहीं हैं। ठीक है, फिर जो लास्ट हमारा आज का टॉपिक है वो है क्या, क्रीप। क्रीप जो होता है यानी रेंगना, यानी कि वेरी स्लो एंड imperceptible डाउन स्लो मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड क्रीप। ठीक है, imperceptible का मतलब बेसिकली आपका होता है टू स्मॉल टू बी सीन और नोटिस। यानी इनका जो क्रीप का मूवमेंट होता है, देखिए क्रीप का मूवमेंट, क्रीप भी कुछ तरह की फ्लो की तरह ही होती हैं, पर जो क्रीप में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही धीरे होता है। ठीक है, इट में बी पॉइंटेड आउट दैट रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल अंडर क्रीप इज स्लो, सो स्लो a few millimeters per year that it become practically difficult for observer to notice it। यानी इसे आंखों से क्रीप वहाँ पे हो सकता है, आप जहाँ रह रहे हो कहीं पहाड़ी इलाका में, वहाँ पे क्रीप का जो मास मूवमेंट हो रहा हो लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, और जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, क्या पता कैसे चलता है कि मान लीजिए कोई हमारी यहाँ पे थी, यहाँ पे पेड़ उगे, आपके पेड़ पहले क्या होता है, आपके सीधे सीधे कहीं भी उगते हैं, सीधे ऊपर की तरफ उगते हैं, लेकिन यहीं पे क्या हुआ, आपका क्रीप का मूवमेंट इनका होना शुरू हुआ, तो ये मूवमेंट बहुत स्लो होगा। तो पता कैसे चलेगा कि यहाँ की जो पेड़ें होंगी वो क्या होंगी, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी, वहाँ पर जो बिजली खंभे वंबे लगे होंगे वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे। इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस जगह पे क्या हो, लैंडस्लाइड या क्रीप का मास मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन्वॉल्व इन सच मूवमेंट क्रीप इज डिवाइडेड इनटू सॉयल क्रीप एंड रॉक क्रीप। सॉयल क्रीप ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। इट इन्वॉल्व्स gradual movement of fine weathered rock debris and soil downslope. It occurs in a variety of climatic conditions ranging from tropical humid to prairie glacial climate। ठीक है, और वहीं रॉक क्रीप की अगर हम बात करें तो रॉक क्रीप इन्वॉल्व डाउनहिल मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रिस पार्टिकुलरली अनवेदर्ड जॉइंट ब्लॉक। यानी कि रॉक सॉइल क्रीप के अंदर जो मूवमेंट होता है वो वेदर्ड रॉक का ज़्यादा होता है, और रॉक क्रीप में जो मूवमेंट होता है वो बेसिकली अनवेदर्ड जॉइंट ब्लॉक का, यानी कि होता है हैविंग रिलेटिवली ग्रेटर डेप्थ अप टू 300 मीटर की ग्रेटर डेप्थ। यानी कि मान लीजिए ये था हमारा कोई स्लोप था, अब इस पर क्या हुआ, ये सब हमारी पार्टिकुलर इतना जब ऊपर का जब मूवमेंट हुआ धीरे धीरे, ये आपका सॉइल क्रीप हुआ। लेकिन जब यहीं पे ये क्या थी, पहले से हल्के हल्के वेदर थी, लेकिन जब यही मूवमेंट क्या हो, बहुत ही डीप तक हो, पूरी इतनी जगह ही पूरी क्या हो आपकी मूवमेंट कर जाए, तो आपकी रॉक क्रीप कहलाती है। यानी रॉक क्रीप में बेसिकली क्या है, सॉइल क्रीप में इनके डेप्थ का डिफरेंस है। ठीक है, बट द मूवमेंट दोनों में कॉमन चीज क्या है, मूवमेंट इज वेरी स्लो एंड रेंजेज बिटवीन 1 मीटर टू 10 मीटर्स पर ईयर। और रॉक क्रीप में थोड़ी सी मूवमेंट की रफ्तार जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सॉइल क्रीप बाय इट्स ग्रेटर डेप्थ, जैसा मैंने आपको बताया, एंड इट्स आइसोलेशन फ्रॉम डेली एंड सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, जय हिंद।